हेलो बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। तो आपकी जीतू भैया चैप्टर नंबर 5 का दूसरा लेसन लेकर के आज फिर से आपके सामने आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं गति के नियमों के बारे में, यानी लॉज ऑफ मोशन के बारे में। इससे पहले वाले लेसन के अंदर हमने ये पढ़ा कि इस चैप्टर में एक्चुअली अपने को क्या क्या पढ़ना है और गति का जो पहला नियम था वो अपने खत्म कर लिया था। आज गति का दूसरा नियम है। आप भी सोच रहे होगे यार सर छोटे छोटे नियमों के लिए इतने बड़े बड़े लेसन क्यों बना रहे हो आप, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में हम हर उसको पढ़ रहे हैं, हर एक एक नियम को। और आज वाला जो लेसन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे गति का सेकेंड नियम डिराइव तो होगा, जो आप सब शायद जानते भी होंगे, 9th क्लास में सबने किया है। उसके अलावा हम बल के बारे में बात करेंगे। अब बोले सर बल तो हमें ऑलरेडी पता है, हमें तो पता है बल क्या होता है, F बराबर ma होता है, ठीक है। उसका मात्रक फात्रक भी पता है, न्यूटन फूटन होता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी आज चीज़ें आप लोग देखने वाले हो इस लेसन में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे वाले लेसन्स के लिए, ठीक है। जब अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अलग अलग बल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो यही लेसन जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। चलो तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी कुछ सुंदर सुंदर इमेजेस। तो ये हमारा एक जापानीज लग रहा है मेरे को, कोई खिलाड़ी का नाम तो मेरे को नहीं पता, ठीक है। और ये कादे में से कुछ ऐसे सरकता हुआ जा रहा है, अभी क्यों जा रहा है वो देखते हैं। और ये क्रिकेट की गेंद, क्या ये क्रिकेट नहीं है वैसे, ये क्या बोलते हैं उसको, बैट से खेलते हैं ना वो, मैं खुद भी भूल गया इसका नाम, ठीक है। वो चल रहा है गेम। फिरोज भैया बताएंगे कौन सा गेम चल रहा है ये? अरे वो डोरेमोन वाले उसके अंदर, नाटक के अंदर आता है ना, जियान और वो खेलते रहते हैं, सुनियो सारा दिन। बेसबॉल का गेम चल रहा है ये, ठीक है। तो चलो फाइनली मेरे को याद आई क्या ये बेसबॉल का गेम चल रहा है। तो आज हम, जैसा मैंने आपको बताया, गति के द्वितीय नियम के बारे में बात करेंगे ना, सेकेंड लॉ के बारे में बात करेंगे। अब जो सेकेंड लॉ है, पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट बताऊं उससे पहले हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। हिंदी में इसको बोलते हैं संवेग। देखो, संवेग तुम सब पहले से पढ़कर आते हो, कोई नई चीज नहीं है, आप सब जानते हो P बराबर mv होता है। लेकिन इस टर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, किसी वस्तु द्वारा संग्रहित गति की मात्रा को इसका संवेग कहते हैं। सर को जाने लग गया, सर क्या बोले? किसी वस्तु द्वारा संग्रहित गति की मात्रा को संवेग कहते हैं। फील ही नहीं आ रहा ना पढ़ के? तो अब आएगा। देखो, पहला हमारा जो इसमें एग्जाम्पल है वो देखो क्या है। हाँ जी, तो हमारे पास ये दो मस्त रेड कलर की कार है, बिल्कुल आइडेंटिकल। मेरे और मेरे फ्रेंड ने देखा था, एक बिल्कुल एक जैसे मॉडल की कार खरीद ली। मैं धीरे ड्राइव करने वाला आदमी, तो मैंने 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलाई। मेरे फ्रेंड जो है वो थोड़ा फास्ट चलाता है, ठीक है, तो उसने 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाई। चलो मान लो मेरा ये फ्रेंड और कोई नहीं, शान भैया है ना। तो शान भैया ने फाइनली एक कार खरीद ली है, तो वो 20 मीटर प्रति सेकंड से चला रहे हैं और मैं 10 मीटर प्रति सेकंड से चला रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसको रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि सर 20 मीटर प्रति सेकंड वाली को रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इसका जड़त्व भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा वेग से चल रही है तो रोकने में ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जड़त्व भी ज़्यादा है। इसका जड़त्व कंपैरेटिवली कम है। अब जड़त्व क्या होता है, पिछला वाला लेसन देखना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब इसको रोकना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी टर्म की ज़रूरत है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको रोकने के लिए हमें जिस बल की ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ ना, किसी वस्तु द्वारा संग्रहित गति की मात्रा। तो इसने कितनी गति संग्रहित कर रखी? 10। इसने कितनी गति संग्रहित कर रखी? 20। रोकना किसको मुश्किल है? 20 वाली को। यानी हमारा जो मोमेंटम है, जिसे हम P से दर्शाते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है वैसे वैसे उसको रोकना भी क्या होता जा रहा है? मुश्किल होता जा रहा है। तो ये V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहली चीज हमें ये समझ आई। अभी दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। देखो, अब यहाँ पे एक मस्त चमचमाती सी कार, ये निखिल सर की कार है, व्हाइट कलर की तो नहीं, सिल्वर कलर की ना, ग्रे कलर की कार है ये। तो हमारे जो निखिल सर है वो भी बड़े शांत आदमी है, आप सब जानते ही हो, ठीक है। तो वो भी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आराम से चला रहे हैं, ठीक है। और जो नीचे ट्रक दिख रहा है आपको, ये हमारे फिरोज भैया का है, क्योंकि फिरोज भैया को ये ट्रक बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो वो भी 10 मीटर प्रति सेकंड से चला रहे हैं। यहाँ पे देखो, दोनों निखिल सर और फिरोज भैया दोनों सेम वेग से अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। निखिल सर कार चला रहे हैं और फिरोज भैया जो है वो हमारा ट्रक चला रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं किसको रोकना मुश्किल होगा? अब बोलोगे सर ट्रक को रोकना मुश्किल है। मैं बोलूंगा क्यों? तो अब बोलोगे सर ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है।
ठीक है। अगर ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, मतलब इस बार वो जो गति संग्रहित करके बैठा है वो ज्यादा है कार के कंपैरिजन में। यानी इस बार उसकी गति, यानी वस्तु की गति तो द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि वस्तु की गति वेग पर निर्भर करती है, वैसे वस्तु की गति जो संग्रहित करके बैठा है उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। यानी इन दोनों रिलेशन के बेसिस पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि वस्तु की गति जो वो संग्रहित करके बैठा है वो दो चीजों पर निर्भर करती है, पहला वेग और दूसरा द्रव्यमान। और इन दोनों को जब अपन कंबाइन कर देते हैं तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है, जो भौतिक राशि अपने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं संवेग। ठीक है, तो यहाँ पे जो गति संग्रहित करने की बात चल रही है, गति संग्रहित की मात्रा की बात जो चल रही है, वो एक्चुअली इनका वेग और इसका द्रव्यमान है। भाई वस्तु चल रही है, उसको रोकने के लिए आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी कि भाई कितने वेग से चल रही है और कितनी ज्यादा हैवी है, मतलब उसका द्रव्यमान कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उसको रोकना उतना मुश्किल, जितना ज्यादा वेग उसको उतना रोकना उतना मुश्किल। और तो कोई तीसरा पैरामीटर है नहीं जो हमें रोक सके। ठीक है, तो इसी से एक टर्म हमारे साइंटिस्टों ने दी, मैंने नहीं दिया, हमारे साइंटिस्टों ने दिए, और वो टर्म क्या है? वो टर्म है संवेग। और संवेग क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया, दो चीजों पर निर्भर करता है, पहला द्रव्यमान और दूसरा वेग। जब दोनों को क्लब किया, एक साथ मिलाया, तो हमें एक फॉर्मूला मिला P बराबर m/v। यानी मैथमेटिकली, गणितीय रूप से हम ऐसा बोल सकते हैं कि संवेग और कुछ नहीं, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही होता है। ठीक है, जैसे हम स्मॉल p से दर्शाते हैं, बड़े वाले p से नहीं दर्शाना, क्योंकि बड़े वाले p से हम दाब यानी प्रेशर को बताते हैं, तो इसमें छोटा वाला p लगता है, P बराबर m/v। अब आगे और बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर इसका मैं मात्रक निकालने जाऊँ तो इसका मात्रक कितना निकल आएगा? इसका मात्रक निकल आएगा द्रव्यमान का किलोग्राम और इसका मीटर प्रति सेकंड, या इसे हम केजी मीटर सेकंड की घात -1 भी लिख सकते हैं। सही बात है। अब एक चीज और, ये तो इसका ऐसा ही मात्रक हुआ। अगर मुझे इसका सीजीएस मात्रक लिखना होता तो सीजीएस में देखिए कितना हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ये जो है इसका सीजीएस मात्रक है। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी पढ़ लिया, पहले इसकी डेफिनेशन समझ ली क्या होती है, फॉर्मूला भी पढ़ लिया, इसका मात्रक भी पढ़ डाला। अब बता करते हैं कि सदिश राशि है या फिर अदिश राशि, क्योंकि इसकी दिशा होती है। भाई यहाँ पे दो ही क्वांटिटीज हैं, एक द्रव्यमान और एक वेग, जिस पर ये निर्भर करती है। अब द्रव्यमान तो एक अदिश राशि है और संवेग की दिशा जो है वो वेग की दिशा में ही होती है। मान लो वस्तु इधर जा रही है, दोनों चारों के केस में वस्तु इधर जा रही है, राइट हैंड साइड की तरफ, तो सबके लिए संवेग की दिशा राइट हैंड साइड में। मैं कह रहा हूँ संवेग की दिशा, इससे ही समझ आ गया होगा कि संवेग एक सदिश राशि है। तो संवेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि। तो जब संवेग एक सदिश राशि है तो इसका सदिश निरूपण भी होगा। तो इसका सदिश निरूपण क्या होगा? P वेक्टर बराबर m/v वेक्टर। ये इसका सदिश निरूपण है। सदिश निरूपण का मतलब क्या होता है? जब हम जितनी भी सदिश राशियां होती हैं उनको सदिश रूप में फॉर्मूले में लिख दें। अब जैसे यहाँ पे सदिश राशि कौन है? संवेग और वेग। तो इन दोनों को सदिश रूप में लिख दिया, बाकी जो अदिश राशि थी ना m, उसको छोड़ दिया, उसका कोई काम थोड़ी ना है। तो ये उसका होता है सदिश रूप। तो कई बार मैं फॉर्मूले में आपको बोलूंगा सदिश रूप, सदिश रूप, सदिश रूप। तो सदिश रूप का क्या मतलब है कि जितनी भी सदिश क्वांटिटीज हैं, जितनी भी सदिश राशि आपको दिख रही है, उन सब पे वेक्टर लगा दो, खत्म। बस इतना सा करना है। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना, जैसे अब यहाँ पे P की दिशा है, P की दिशा किसकी दिशा में है? P की दिशा V की दिशा में है। तो अगर मैंने V पे वेक्टर लगा दिया, इसका मतलब ये सेल्फ अंडरस्टूड है, मतलब ये खुद ब खुद समझने वाली बात है कि P की दिशा V की दिशा में होगी। लेकिन मान लो किसी फॉर्मूले में माइनस लगा होता आगे, तो मैं क्या कहता कि जो भी यहाँ पे राशि लिखी है ना इधर लेफ्ट में, वो इस राशि की विपरीत दिशा में। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो कोई फॉर्मूला ऐसे लिखा है, अभी हम पढ़ेंगे तो ये ऐसा कुछ फॉर्मूला आ गया। मान लो ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम जिस बल के बारे में बात कर रहे हैं, उस बल की दिशा त्वरण की दिशा की विपरीत दिशा में, क्योंकि हमने किसका साइन लगा दिया? माइनस का। तो आई होप सबको समझ आया होगा। वैसे हम जैसे जैसे सदिश राशियां लिखेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कौन सी सदिश राशि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारे संवेग के बारे में। क्योंकि अब हमें संवेग समझ आ गया है तो हम सीधा सीधा
सेकेंड लॉ समझ सकते हैं। तो चलो देखो सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है भाई। तो सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है भाई, न्यूटन की गति का सेकेंड नियम। ये रहा उसका स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर दिखता नहीं है बोर्ड पे, इसलिए मैंने आप कंटेंट एक तरफ कर दिया है। तो देखो क्या बोल रहा है, वस्तु के रेखीय संवेग। अच्छा इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। हम यहाँ पे क्योंकि सरल रेखीय गति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम रेखीय संवेग बोलेंगे। बोले सर कोणीय संवेग भी होता है क्या? होता है। जब वस्तु गोल गोल घूमती है तो जैसे कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय वेग होता है, कोणीय त्वरण होता है, वैसे कोणीय संवेग भी होता है, कोणीय बल भी होता है, उसको हम बलाघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे द्रव्यमान होता है, वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जिसको अपन जड़त्वाघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा घूर्णन वाला पार्ट होगा ना, उसमें सारी की सारी चीजें एज इट इज डिराइव होके आएगी, लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो ये बोल रहा है वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है तथा यह परिवर्तन हमेशा लगाए गए बल की दिशा में होता है। अभी इस स्टेटमेंट को थोड़ा साइड रखते हैं, पहले हम पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोल रहा है कि किसी भी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल, मान लो कि फिरोज भैया मेरे सामने खड़े, ऐसे चुपचाप से खड़े, और मैंने पीछे से आके प्रैंक करके उनको धक्का दे दिया, और वो धक्का दे तो आगे चले गए वो, यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ वेग आ गया। ठीक है ना, वो गति करने लग गया, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ वेग आ गया। तो उनमें जो वेग आया है वो किसकी वजह से आया? मेरे द्वारा लगाए गए बल की वजह से। तो ये यही बोल रहा है ना, अब वेग आया तो उनके संवेग में भी परिवर्तन होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि भी पीछे पड़ा था संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो अगर वस्तु का द्रव्यमान या वेग दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाए तो उस केस में उसका संवेग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो फिरोज भैया का जो वेग है वो चेंज हो गया, तो मैंने जो उन पे बल लगाया ना वो उनके संवेग में परिवर्तन कर गया। तो जितना मैं ज्यादा बल लगाऊंगा वो उतना ही ज्यादा वेग उनमें आ जाएगा, जितनी मैंने जोर से पुश करा वो उतना ही आगे जाएंगे। ठीक है, जितना मैंने धीरे पुश करा वो उतना ही कम डिस्टेंस तक जाएंगे। बेसिकली मैं उन पर जितना ज्यादा बल लगाऊंगा उनका संवेग उतना ज्यादा ही परिवर्तित होगा। तो ये स्टेटमेंट भी तो ये बोलता है, न्यूटन ने कोई अलग सा स्टेटमेंट थोड़ा ना दिया, उन्होंने भी सेम ही चीज बोली कि अगर हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते, ध्यान रखना बाह्य बल के बारे में बात करें, आंतरिक बल तो हर चीज में लगता है। अब ये पेंसिल के बारे में बात करूं, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, छोटे 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 छोटे, वो भी तो अंतराणविक बल लगा रहे हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? जो बाहर से लग रहा हो, क्योंकि वही इसकी स्थिति परिवर्तित करेगा। तो बाहर से हम जो बल लगा रहे हैं वो उसके रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, ये एक लाइन बड़ी टेढ़ी है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होती है। जहां हम दर बोलते हैं ना, यानी हम हर चीज को किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, किसके सापेक्ष माप रहे हैं? समय के सापेक्ष। मान लो जब मैंने फिरोज भैया को धक्का दिया था तब घड़ी में 12 बज रहे थे, और मान लो फिरोज भैया जब रुके, मतलब उनके वेग में परिवर्तन आया उस समय, या मैंने धक्का लगाना मान लो बंद कर दिया, उस समय घड़ी में 12 बज के मान लो 5 सेकंड हो रहे थे, तो मैंने 5 सेकंड के लिए फिरोज भैया पे बल लगाया। तो हर चीज किसके रेस्पेक्ट में देखी जाती है फिजिक्स में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जो यही दर आ जाए ना तो हम समय के सापेक्ष चीजों को माप रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? जो बाह्य बल है वो संवेग में परिवर्तन। अब जब मैं परिवर्तन बोल रहा हूं तो फिजिक्स में मैंने जैसे आपको बताया परिवर्तन को हम डेल से बताते हैं, और किस में परिवर्तन देख रहे हैं? पी में। किसके सापेक्ष देख रहे हैं? टी के। तो देखो फॉर्मूला आ गया, F यानी बल सीधे समानुपाती है संवेग में परिवर्तन की दर के। संवेग में परिवर्तन डेल पी, और दर यानी किसके सापेक्ष देखा जा रहा है? समय के। तो समय को हमने डिवाइड में लिख दिया, सिंपल। ठीक है, बट ये फॉर्मूला या ये रिलेशन कब वैलिड है? जब संवेग में परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा हो। मान लो जैसे मैंने बोला आपका वेग एकदम से 2 से 4 हो गया, या 2 से 5 हो गया, या 2 से 6 हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। या फिर क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी से चेंज आ रहा है, जैसे भी हम बताते हैं, हमें डेल जो होता है वो बड़ी चीज, मतलब कोई हम बोल सकते हैं परिमित अंतर के लिए हम बताते थे। लेकिन अगर ये अंतर बहुत सूक्ष्म हो जाए, यानी अगर मैं बोलूं कि ये जो आपका बल लग रहा है वो बहुत छोटे से समय के लिए लग रहा है, या जो उसमें चेंज आया बहुत छोटा सा आया, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dP बटा dt के। ठीक है ना, इसको अभी थोड़ा साइड में रखते हैं, अपन ऊपर वाले से फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फिर नीचे वाले पे भी आएंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसको साइड में रखता हूं अभी। ओके, सब बच्चे थोड़ा ध्यान से फोकस करके देखें, बहुत इजी सी डेरिवेशन है। अभी मैंने क्या करा, मैंने बोला यार
कि संवेग को खोल देते हैं। अभी संवेग को खोलने से पहले मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ। क्या अज्यूम कर रहा हूँ भाई? मान लो कि हमारे फिरोज भैया थे और मान लो फिरोज भैया पहले ऑलरेडी वी वेग से चल रहे थे, सॉरी यू वेग से चल रहे थे, यानी फिरोज भैया का प्रारंभिक वेग यू था। जब मैंने फिरोज भैया को पीछे से आके धक्का दिया तो मैं अपने आप को येलो कलर से बना देता हूँ। तो मैंने फिरोज भैया को पुश किया, पुश करने से फिरोज भैया थोड़ा आगे चले गए और सडनली उनका वेग जो है वो u से कितना हो गया v, यानी v अंतिम वेग है। और मैंने बल जो लगाया है, कितना बल लगाया उनके ऊपर? F। कितने समय के लिए लगाया? t। तो देखो प्रारंभिक वेग u, बल कितने समय के लिए लगाया गया? t। बल कितना लगाया गया? F। और अंतिम वेग क्या था? v। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 पैरामीटर हो गए, ठीक है ना। और इसके अलावा फिरोज भैया का द्रव्यमान भी है तो उसको हम m बोलते हैं। ये क्या है? फिरोज भैया का द्रव्यमान। तो एक 5वां पैरामीटर और घुसाया, द्रव्यमान। तो हमें 5 पैरामीटर के बारे में ऑलरेडी पता है। वस्तु का द्रव्यमान जो फिरोज भैया है, वस्तु का प्रारंभिक वेग जो फिरोज भैया का प्रारंभिक वेग है, वस्तु का अंतिम वेग जो फिरोज भैया का अंतिम वेग है v, और वस्तु पर लगाया गया बल जो मैंने लगाया F, और समय जो जितने टाइम के लिए मैंने लगाया वो था t। तो इन सारी चीज़ों को हम रख लेते हैं कि हमें 5 चीज़ें पता है। अब हमें पता है संवेग में परिवर्तन क्या होगा? अंतिम माइनस प्रारंभिक। फिजिक्स में अंतिम को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल, तो जनरली हम इसे लिख देते हैं पीएफ। अगर आप पीएफ लिखने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप पी अंतिम भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है ना। हिंदी में अगर आपको अंतिम लिखने में मजा आता है तो अंतिम लिखो, और पीएफ लिखने में मजा आता है तो पीएफ लिखो। एफ का मतलब यहाँ पे किससे? फाइनल से, अंतिम। इसी तरीके से प्रारंभिक को हम लिखते हैं पीआई। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख दो पूरा प्रारंभिक, और आई स्टैंड फॉर इनिशियल, मतलब प्रारंभिक, ठीक है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आता ना तो आप क्या लिखो? P2 माइनस P1, झंझटी खत्म। तो देखो मैं F और I लिख रहा हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, और समय में परिवर्तन को डेल टी लिख देते हैं। आप चाहो तो T2 माइनस T1 लिख दो या TF माइनस TI लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो PF क्या है? अंतिम संवेग क्या है? फिरोज भैया का द्रव्यमान तो अभी भी m था, पहले भी m था और अभी भी m है, क्योंकि फिरोज भैया का द्रव्यमान चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिरोज भैया का अंतिम द्रव्यमान m है, उनका अंतिम वेग v है, तो उनका संवेग कितना हुआ अंतिम? m इंटू वी माइनस, ओके। इसी तरीके से फिरोज भैया का द्रव्यमान कितना है? m। फिरोज भैया का प्रारंभिक वेग कितना है? u। तो फिरोज भैया का प्रारंभिक संवेग कितना हुआ? m इंटू यू। मैं ये चीज भी यहां लिख देता हूं कि पी का मान कितना हमारे पास? m इंटू यू, और फिरोज भैया का अंतिम संवेग कितना है? m इंटू वी। तो ये दो चीजें भी हमने निकाल ली जो गिवन क्वांटिटीज थी। डिवाइड में कितने समय के लिए लगाया गया? उससे डेल टी समय के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे समय t माना है तो आप t लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल टी लिख दो, t लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल टी हम जनरली तब लिखते हैं जब हमने मान लो 0 से स्टार्ट नहीं करा है देखना, किसी और समय से करा है, ठीक है ना। मान लो मैंने बोला 2 सेकंड से देखना स्टार्ट करा, तो उस केस में हम जो समय लेंगे ना वो 2 से कहाँ तक लेंगे? वो हम लेंगे 2 से लेके मान लो 5 तक लिया तो 2 प्रारंभिक हो जाएगा और 5 जो है वो अंतिम हो जाएगा। आई होप इतनी बात सबको समझ आई होगी। तो इस रिलेशन तक हम पहुंच गए। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो, देखें सब बच्चे, F वापस लिख रहा हूं मैं m v माइनस एम यू और e बटा टी। तो ये m ले लो आप कॉमन, अंदर हमारे पास आ जाएगा v माइनस यू और डिवाइड में आ रहा है t। अभी कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला दिख रहा है, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। v माइनस यू बटा टी क्या होता है? त्वरण, है ना, वेग में परिवर्तन, या डेल v बटा टी लिखो तो भी चल जाएगा। तो ये है हमारा वेग में परिवर्तन की दर, यानी त्वरण। यानी हम लिखेंगे v माइनस यू बटा टी को a, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको समझ आई होगी। ये क्या है हमारा? त्वरण, त्वरण नहीं त्वरण, एक दिन मैंने त्वरण की जगह त्वरण लिख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं ma। अब फिजिक्स वाले सारे महारथी और हमारे सारे मैथमेटिशियन एक बात बोलते हैं कि भाई जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं बच्चों तो एक नियतांक आता है, ठीक है। क्योंकि समानुपाती का चिन्ह सिर्फ इतना ही चीज बता सकता है
कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, सही है, लेकिन किस परिमाण से बढ़ेगा, किस वैल्यू से बढ़ेगा, वो समानुपाती का चिन्ह बताता है। तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यानी समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो उसकी जगह एक क्या आता है, कांस्टेंट, एक नियतांक। वो नियतांक कौन है, k। तो हम लिख देते हैं f बराबर k m a। यहां पे k क्या है, ऑब्वियसली एक समानुपातिक नियतांक, समानुपाती नियतांक। और आप सबको पता है कि समानुपाती नियतांक की वैल्यू इस केस में कितनी आती है, 1। तो लिख देते हैं k का मान, चाहे किसी में भी लो आप, CGS में लोगे या SI में लोगे, इसका मान 1 ही होता है। CGS में भी लोगे ना तो भी 1 ही है, और MKS में लोगे या SI में लोगे तो भी 1 ही आता है। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया F बराबर ma। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। 9th क्लास की बेसिक सी डेरिवेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्चुअली एक्सप्लेन करी है। अब मैं आपको इसको 11th क्लास के रिस्पेक्ट से भी बताऊंगा। एग्जाम में लिख कर आते हुए बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो उससे आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो उसमें भी अपन आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो फॉर्मूला डराइव करा है इसके बारे में, इसका सदिश रूप लिख देते हैं, क्योंकि एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे सदिश रूप हम इसका लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा f वेक्टर बराबर m वेक्टर गुणा a वेक्टर। ये हमारा इसका आ गया सदिश रूप। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ओके, तो चलो चलते हैं फिर अपन आगे। ये तो हमारा था 9th क्लास की थोड़ी रामायण, मैंने सुना दी आपको, बेसिक सी चीज़ बता दी। अब अपन चलते हैं थोड़ा 11th क्लास वाला फील लेने के लिए। फिर जैसे मैंने भी आपको बोला कि जो f होता है वो सीधे समानुपाती है डेल पी बटा डेल टी के, लेकिन अगर ये अंतर परिमित ना हो के अपरिमित हो, मतलब बहुत छोटा हो, तो उस केस में आप सबको पता है, लिख लिख के अब तो रटी क्या होगा कि हम डी, डेल की जगह डी लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं इंटरेस्टेड हूं इसका सदिश रूप लेने में, तो मैं इसको डायरेक्टली सदिश ले रहा हूं, यानी इसको भी सदिश लिया और इसको भी सदिश लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एफ वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है P का, m इंटू वी वेक्टर। ध्यान रखना वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं इसलिए वेक्टर आएगा अपॉन t। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें अवकलन करना है m इंटू वी वेक्टर का t के सापेक्ष। अब देखिए यहां पे दो अलग अलग टर्म है, m एक अलग टर्म है और v एक अलग टर्म है। तो यहां पे हम जो नियम लगाएंगे हमारे अवकलन का वो है गुणा का नियम। तो हमें यहाँ पे लगाना है गुणा का नियम। अब गुणा का नियम क्या होता है मैं एक बार लिख देता हूँ, कई बच्चों को शायद पहले भी समझ नहीं आया था। तो मान लो कोई फंक्शन है 2 u इंटू वी, ठीक है। तो गुणा का नियम ये बोलता है कि आप पहले वाले का अवकलन करो, दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ दो, अगली बार दूसरे वाले का अवकलन करो, पहले वाले को एज इट इज छोड़ दो। तो देखो ये लॉजिक लगाना अपने को। तो पहले अपन u का अवकलन करेंगे, जो जिसका अवकलन होता है वो अंदर ही रहता है, ठीक है, क्योंकि अवकलन करने का काम कौन कर रहा है, ये डी बाई डी टी, जिसके भी आगे लग गया ना उसका अवकलन कर देगा, ठीक है। तो और v हमारा एज इट इज, नेक्स्ट टाइम में u एज इट इज रहेगा और v का अवकलन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा गुणा का नियम था। और जिसे नहीं आता फिर भी गो टू दी चैप्टर नंबर 0, वहां पे मैंने 5 लेसन लिए इसके, 3 में समझाया और 2 में रिवीजन करवाया, ठीक है। तो अवकलन के लिए लेसन नंबर 2 उसका मतलब जो चैप्टर नंबर 0 है उसका लेसन नंबर 2 और 4th दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ भी देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आते हैं अपन यहाँ पे हम इनमें गुणा का नियम लगाते हैं। तो देखो एफ वेक्टर तो अपनी जगह एज इट इज बैठा है बेचारा, इसका तो कोई काम ही नहीं अभी तक। तो पहले हम m का अवकलन करते हैं t के सापेक्ष, वेग एज इट इज, प्लस अगली बार हमारा m एज इट इज रहेगा और अवकलन किसका हो जाएगा, v का। अब आप बोलोगे सर, आप बोल रहे हो समय के साथ द्रव्यमान बदल रहा है। देखो इस टर्म का मतलब समझो, थोड़ा फील करके समझो। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वस्तु का द्रव्यमान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, वस्तु का द्रव्यमान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। लेकिन सर हमें तो ऐसा पढ़ाया गया है कि वस्तु का द्रव्यमान कभी चेंज ही नहीं होता है। जैसे फिरोज भैया का द्रव्यमान थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, फिरोज भैया का वेट कम ज़्यादा हो सकता है, वो ज़्यादा कम खा सकते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, भार चेंज हो सकता है,
तो सर यहाँ पे ये टर्म तो 0 होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान तो समय के साथ बदल ही नहीं सकता, वो तो नियत रहता है। तो मैं कहूँगा कि कुछ केसेस में आपकी बात सही है और कुछ केसेस में आपकी बात गलत है, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान समय के साथ परिवर्तित हो सकता है। अब बोलोगे सर कैसे? तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें वस्तु का द्रव्यमान समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या होती है? अरे वो चलती रहती है, जो वो तुम्हारे वो होती है ना फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी, उसमें नहीं ऐसे चलती रहती 2 पहियों के बीच में चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। उसका भी वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है परिवर्तित द्रव्यमान, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से चीज़ें गिरती रहती है ना। तो अगर मैं इस कन्वेयर बेल्ट के बारे में बात करूँ ना, तो इस कन्वेयर बेल्ट का द्रव्यमान, देखो वस्तु ऊपर से गिरती रहती है, वो आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। वहाँ पे अपन पढ़ते ना हमारे वो खनिज वनीज होते हैं, उसमें से अयस्क में से वो निकालते हैं, खनिज वनीज सॉरी अयस्क में से जो भी धातु वातु निकालते हैं, तो वो निकालते हैं। तो ये हमेशा इसका द्रव्यमान क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। अभी द्रव्यमान कम है, थोड़ा सा और गिरा, चेंज हो जाएगा। या रॉकेट को देख लो आप, रॉकेट में फ्यूल भरा हुआ है, ठीक है। रॉकेट में जो फ्यूल भरा हुआ है, रॉकेट जब एकदम से ऊपर जाता है ना, तो उसका फ्यूल धीरे 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 कम होने लग जाता है ना। नॉर्मल गाड़ियों का भी फ्यूल कम होता है, लेकिन वो इतना कम नहीं होता। अभी जैसे मैंने बोला, मेरे गाड़ी मैंने 1 लीटर पेट्रोल भरवाया, तो 1 लीटर में मेरा 1 हफ्ता खिंच जाएगा, ठीक है। तो वो 1 हफ्ता तो बहुत लंबा हो गया। लेकिन रॉकेट जो है ना, वो जब ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो फ्यूल है वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता है, बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो वो परिवर्ती द्रव्यमान का एग्जाम्पल है। मैं आपको किसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ? परिवर्ती द्रव्यमान, जिसमें वस्तु का द्रव्यमान चेंज होता है समय के सापेक्ष या समय के साथ। इसका एग्जाम्पल कन्वेयर बेल्ट, रॉकेट भी जब ऊपर जाता है ना, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ तो नीचे ईंधन छोड़ेगा ही। जैसे हमारे ऊपर जो रॉकेट जाते हैं, वो कितना सारा फ्यूल लेके जाते हैं, पर उनका फ्यूल तो वो अर्थ से निकलने से पहले ही खत्म, क्योंकि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का उसको वेग चाहिए, ठीक है, जब जाके वो क्रॉस कर पाता है। ये भी निकालेंगे अपन गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। तो ये एग्जाम्पल है हमारे किसके, जब द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा हो। तो जनरली जितनी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है उसमें द्रव्यमान नियत ही रहता है। तो हम इस केस में भी जब ये डेरिवेशन कर रहे हैं, तो इस केस में भी हम मान के चलेंगे कि हमारा, क्योंकि द्रव्यमान वस्तु का नियत है, चेंज नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है। जैसे फिरोज भैया का केस था, वो बोल रहे हैं कि सर मेरा वेट तो 60 किलो ही, मतलब मेरा द्रव्यमान तो 60 किलो ही है। तो 60 किलो तो जब मैंने धक्का दिया था तभी भी था, और थोड़ी देर बाद भी था, यानी द्रव्यमान उनका समय के साथ चेंज ही नहीं हुआ, यानी वो नियत है। और हमें पता है कि किसी भी नियतांक का अवकलन किसी के भी सापेक्ष हमेशा 0 ही होता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जज साहब ने ये फैसला सुनाया कि पहली वाली टर्म को 0 कर दिया जाए, ठीक है। तो ये 0 हो गया, प्लस m dv/dt। अच्छा, एक चीज़ और, हमारी सेकंड टर्म भी तो आई रही है, इसको भी कर ही देते हैं। इसका भी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, वेग, हमारा वेग में परिवर्तन, वो तो हमें पता ही है। वेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? त्वरण के। तो ये हमने लिख दिया त्वरण में परिवर्तन, सॉरी वेग में परिवर्तन त्वरण के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास देखो कितना हो गया, m एज इट इज, और इसकी जगह हमारे पास आ गया a वेक्टर। तो पहली टर्म तो पूरी 0 हो गई, f सीधे समानुपाती हो गया m इंटू a के। वही सेम कहानी, कुछ अलग नहीं है कि जब अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा। इस बार वापस वो नियतांक कौन है? k। f वेक्टर बराबर k m a वेक्टर, और k का मान CGS, MKS, FPS कुछ ही लो, सब में 1 ही होना है, ठीक है। f वेक्टर किसके बराबर आ गया? m a वेक्टर के। इस बार सदिश रूप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सदिश रूप ऑलरेडी है। एक बार थोड़ा सा वापस हो जाए, कई बच्चों को आएगी परेशानी, मुझे पूरा यकीन है इस चीज़ का। सो ये एक इम्पॉर्टेंट और सेकंड मेथड है सेम फॉर्मूला डेराइव करने के लिए। आपको यही सीखना चाहिए, क्योंकि वो आप 9th में सीख कर आ चुके हो। वो बेसिक फॉर्मूला था, ये भी बेसिक है, कुछ अलग नहीं कर रहा मैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं करी, उससे ज़्यादा ईजी उल्टा। इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा कि प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, फिर समय t है, फिर द्रव्यमान m है, इतना दिमाग नहीं लगाना। सीधा सीधा हम बोल रहे हैं dp/dt। p क्या होता है? m इंटू वी वैक्टर। फिर यहाँ पे लगाया गुणा का नियम, पहले m का करा, v एज इट इज,
अगली बार V का करा, M एज इट इज, M तो हमने मान लिया नियत है, फिरोज भैया का द्रव्यमान चेंज होता नहीं है क्योंकि वो एक जितना ही खाना खाते रोज, और जब मैंने धक्का लगाया तो सेम ही था। तो क्या बोलते हैं, द्रव्यमान नियत है, इसलिए इसका जो अवकलन है वो गया 0। सेकेंड वाली टर्म हमारे पास बची, उसमें dv बटा dt जो था वो हमारा क्या था, a, यानी हमारा त्वरण, वो हमने यहाँ पे रख दिया, तो हमें मिल गया f सीधे समानुपाती m इंटू a वेक्टर के। और इसके बाद तो पहले जैसा ही है, k आया, समानुपाती का चिन्ह नियत वो हटाते ही, समानुपाती का साइन हटाते ही, और उसका मान हमारे पास 1 होता है। तो आई होप ये डेरिवेशन सबको समझ आया होगा। ये जो मैंने आपको पीछे बताया है, ध्यान रखना, ये सिर्फ तभी 0 हो सकता है जब वस्तु का द्रव्यमान समय के साथ चेंज नहीं हो रहा हो। अगर क्वेश्चन कभी भी रॉकेट का आ जाता है या कन्वेयर बेल्ट का आ जाता है या ऐसी किसी वस्तु का जिसका द्रव्यमान समय के साथ चेंज हो रहा है, तो फिर हमारा f का जो फॉर्मूला है ना वो यही रहेगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। मैं इसको नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ इस पे, लेकिन अगर कभी आप क्वेश्चन करो तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। यदि द्रव्यमान परिवर्ती हो, परिवर्ती का मतलब जो समय के साथ चेंज हो रहा हो, उस केस में हमारा जो f का फॉर्मूला, देखो भाई सीधी सी बात यह है कि समानुपाती का चिन्ह हटाने में यहाँ पे भी k आएगा और यहाँ पे भी k का मान एक ही होगा, इसलिए हम सीधा सीधा फॉर्मूला लिख रहे हैं v वेक्टर dm बाई dt और प्लस m dv बाई dt। अच्छा, वेक्टर फॉर्म नहीं भी लगाते ना तो भी चलता, अगर आप चाहते हो नहीं सर हमें सदिश रूप में नहीं लिखना तो मत लिखो यार, कौन कह रहा है तुम्हें लिखने के लिए, मत लिखो सदिश रूप, आप सीधा ही लिख दो f बराबर v dm बाई dt प्लस m dv बाई dt, सिंपल, लेकिन सिर्फ परिवर्ती द्रव्यमान के केस में। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो देखो मैंने बोला था ना सेकेंड लॉ ऑफ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे इतना भयानक फॉर्मूला निकल के आया। चलो, ओहो इस पे हमने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, चलो इसको यहीं फिट कर देते अपन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, और परिवर्ती वाला जो है आप पीछे से नोट कर लेना। मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, हाँ यहाँ जगह है हमारे पास। तो उसमें f वेक्टर हमारा कितना हो गया, m dv बटा dt प्लस v वेक्टर dm बटा dt, और सदिश रूप नहीं लिखना, ये तो इसका सदिश रूप है, और नहीं लिखना तो फिर सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे। ओके चलो, तो अपन देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन से एग्जाम्पल इसके, क्योंकि फॉर्मूला अपन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, चलो तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल पहला ही पहला, हाँ जी, तो यह क्रिकेट के खेल में कैच पकड़ने के लिए खिलाड़ी क्या करता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग खेलते वेलते भी होंगे, वो मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिखाया था आप लोगों को, बेसबॉल का गेम चल रहा था तो वो ऐसे कैच कर रहा था। ठीक है, तो कैच करते टाइम वो डायरेक्ट कैच करने के बाद अपना हाथ पीछे थोड़ा सा ले जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, उससे उसके हाथ पे जो चोट आने वाली है ना वो कम हो जाएगी, मतलब उसके हाथ पे एकदम से झटका नहीं आएगा। ये कैसे सर, क्यों भाई, तो देखो जब हमारे हाथ में गेंद आई तो आने के बाद अगर आपने उसको ऐसे हाथ को रख लिया तो जो बॉल ने आपके हाथ के ऊपर इंपैक्ट डाला है, जो बल आप पे लगाया है वो बहुत कम समय के लिए लगा। ठीक है, जब बल बहुत कम समय के लिए लगता है तो उसकी वैल्यू एकदम से, यानी उसकी स्ट्रेंथ एकदम से, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भाई, देखो वो क्यों बढ़ जाता है, हमने अभी पढ़ा f dp बटा dt की, आपको d लिखना है तो d लिखो, और अगर आपको डेल लिखना है तो डेल लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि हम इसकी वैल्यू को बहुत कम कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाएगी। सोचो ना, बहुत कम समय के लिए अगर बल लगे
बहुत कम समय के लिए लगे तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए, जैसे हमारा इस वाले केस में ये बच्चा है, वो पकड़ने के बाद पीछे हाथ ले जाएगा, ले जाने से ये वाली टर्म है ना, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, तो इसकी विक्रमानुपाती है तो ये घट जाएगी ऑटोमेटिकली। तो बल के प्रभाव को घटाने के लिए हम अपने हाथों को पीछे लेके चले जाते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो देखो ये लिखा है यहाँ पे, ये सारी रामायण कि गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि ऐसा करने से समय अंतराल बढ़ जाता है, अतः बल का मान कम हो जाता है, जिससे हाथ को चोट कम लगती है। तो देखो यहाँ पे भी फिजिक्स यूज हो गई। अभी देखो आके एक और एग्जाम्पल कि रेत अथवा पानी पर कूदने पर संपर्क समय अधिक होता है, अतः बल का मान घट जाता है अथवा हमें चोट नहीं लगती। अब ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि रेत या पानी पर जब आप कूदोगे ना, तो आप जो उस पर बल लगा रहे हो उसकी वजह से जो संपर्क समय ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप रेत में कूदे तो आगे फिसलोगे ना, स्लाइड करोगे, क्योंकि रेत बहुत सॉलिड नहीं है ना, तो आप उसके कांटेक्ट में आओगे और कांटेक्ट में आने के बाद रुकने में कुछ समय लोगे, क्योंकि वो जो है उसके मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर हैं, अलग अलग है। ठीक है, इसीलिए जब हम रेत पे या पानी में कूदते हैं तो हमारा समय अंतराल, उसके बीच में जो संपर्क का समय है वो बढ़ जाता है, बढ़ने से हमें चोट कम लगती है। ठीक है, तो देखो यही लिखा है, समय अधिक होता है और बल घट जाता है अथवा हमें चोट कम लगती है। लेकिन इसके विपरीत जब हम किसी पक्के फर्श पर कूदते हैं, देखो तुमने देखा होगा, आप वैसे कभी करना मत, मैंने पहले भी एग्जाम दिया है, बच से कूदना भी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल तो दिया था। तो मान लो आप छत से ऊपर से नीचे कूद जाते हो और नीचे मिट्टी पड़ी है, जब आप ऊपर से नीचे कूदोगे और नीचे मिट्टी पड़ी है तो आपके पैरों में इतनी लगेगी भी नहीं, ना ही आपको इतना कुछ ज़्यादा फील होगा। लेकिन अगर नीचे कोई सॉलिड सरफेस है और अगर आप ऊपर से नीचे कूद गए तो कूदते ही क्या होगा यार, कूदते ही ऐसा होगा कि आपके पैरों में इतनी बुरी वाली वो हो जाएगी कि है ना, आपके पैर जो है ना उसका मतलब फ्रैक्चर भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा कभी गलती से भी ना करें। ठीक है, तो इसलिए जब नीचे रेत पड़ी होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, समय अंतराल बढ़ जाएगा और बल का प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन किसी पक्की जगह पे कूदे तो एकदम से रुक जाओगे, रुके तो समय अंतराल बहुत छोटा तो बल का मान बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं भुगत चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप ऐसा ना करें। ठीक है, बचपन में मेरे साथ भी ऐसा कुछ कांड हो चुका है। तो आई होप सबको समझ आया होगा। इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक GIF डाला है, ये GIF देखिए आप सब। तो ये देखिए एक गेम चल रहा है हमारा, अभी भी चल ही रहा है हमारा, जापान में चल रहा है ना, कॉमनवेल्थ गेम। तो ये भी कॉमनवेल्थ गेम का सीन है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सामने सैंड पड़ी है और ये लॉन्ग जंप का गेम चल रहा है। लॉन्ग जंप में तो जितना ज़्यादा दूर कोई कूद सके। तो ये दिख रहा है आपको, एक खिलाड़ी कूदते समय आगे नीचे पर सैंड रखी, मिट्टी रखी है। हर ओलंपिक गेम के अंदर, हर कॉमनवेल्थ के अंदर आपको जरूर से आगे दिखेगा कि मिट्टी पड़ी होती है, फिर कुशन्स होते हैं। जैसे आपने वो रेसलिंग मूवी देखी होगी ना, ठीक है ना, उसके अंदर भी वो कुशन पर लड़ते हैं। अब पक्की ज़मीन पर लड़ लेते तो क्या होता, उनकी हड्डियाँ नहीं बचती फिर। तो वो भी इसलिए ताकि समय अंतराल जो है बहुत कम हो जाए, जिससे बल का प्रभाव बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, समय अंतराल बढ़ेगा तो बल का प्रभाव कम हो जाएगा। तो यहाँ भी हमने GIF के अंदर आपको यही शो करने की कोशिश की है। चलो फिर अपन आगे चलते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, तेज दौड़ने वाला धावक दौड़ समाप्त करने के बाद रुकने के लिए अपने वेग को धीरे धीरे कम करता है और फिर विराम में आता है, क्योंकि इससे रुकने का समय बढ़ जाता है और उसके द्वारा महसूस किया जाने वाला बल घट जाता है। ये भी आप नोटिस करते हो, दौड़ते 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 एकदम से रुक जाओ तुम, नहीं हालत खराब हो जाए तो देख लेना। ठीक है, तो वो भी जब देखा होगा ना आपने, वो मैराथन रेस होती है तो लाइन क्रॉस करने के बाद भी वो भागते रहते हैं। देखो इसके पीछे 2 रीजन है। पहला जड़त्व, क्योंकि जड़त्व की वजह से वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा सेकेंड लॉ भी लग रहा है कि अगर वो ज़्यादा देर तक नहीं भागे, ठीक है, तो एकदम से उसकी जो बॉडी है वो बहुत गलत तरीके से रिएक्ट करेगी, क्योंकि अगर हम समय अंतराल एकदम से बहुत कम कर देंगे तो बल हमें बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये भी वो उसके अंदर भी हम सेकेंड लॉ भी यूज़ कर रहे हैं। ये तो आप सबने नोटिस किया होगा, आजकल अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से जो भी चीज़ें मंगवाते हो आप, महंगी आइटम होती है, क्रॉकरी होती है, तो वो कैसे आती है आप लोगों के पास में, अच्छे से उसको रैप करके आती है। आजकल तो गमले वमले भी मिलते ही ऑनलाइन, तो वो भी अच्छे से एकदम रैप करके पेपर वेपर लगा के मस्त। ठीक है, टीवी भी आती है तो पेपर वेपर आराम से ऊपर से थर्माकोल लगा के आता है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से अगर कहीं धचका लगेगा तो धचकी की वजह से समय अंतराल एकदम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो जो बल का प्रभाव है वो घट जाएगा। तो यहाँ पे भी अपन
सेम चीज़ का यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने हमारा सेकेंड लॉ ख़त्म कर दिया है। उसके जो एप्लीकेशंस थे, कहाँ कहाँ उसको अपन यूज़ करते हैं, वो भी अपन ने यहाँ पे देख लिया है। इस लेसन के लिए इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं करा तो वो सबसे पहले कर देना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।